आदरणीय जन, प्रिय साथियों और जीवन को गहराई से समझने वाले सभी सजग दर्शक गणों को मेरा सादर प्रणाम। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ रिश्ते शुरुआत में इतने मजबूत लगते हैं लेकिन धीरे धीरे बिना किसी बड़े कारण के टूट जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? ट्रस्ट भी था, लव भी था, फिर भी रिश्ता टिक नहीं पाया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में रिश्ते अचानक टूटते हैं या वे धीरे धीरे फेल होते हैं, जैसे कोई स्ट्रक्चर अंदर ही अंदर कमजोर हो रहा हो? आज मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आपको रिश्तों की एक बिल्कुल अलग नजरिए दिखाने वाला हूं। एक ऐसा नजरिया जिसे मैं कहता हूं इमोशनल इंजीनियरिंग ऑफ रिलेशनशिप, जहां हम रिश्तों को सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि स्ट्रक्चर, सिस्टम और साइंस के रूप में समझेंगे। जरा कल्पना कीजिए, आप एक खूबसूरत इमारत बनवाते हैं, उसकी फाउंडेशन कमजोर है, डिजाइन शानदार है, लेकिन अगर आप उसकी मेंटेनेंस बंद कर दें तो क्या वह इमारत हमेशा खड़ी रहेगी? बिल्कुल नहीं, वह धीरे धीरे कमजोर होगी, क्रैक्स आएंगे और एक दिन वह गिर जाएगी, धराशायी हो जाएगा। यही कहानी आज के रिश्तों की है। लोग ट्रस्ट फाउंडेशन तो बना लेते हैं, लेकिन टॉलरेंस, शॉक ऑब्जर्वर और कम्युनिकेशन मेंटेनेंस सिस्टम को नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है साइलेंट डैमेज, इनविजुअल क्रैक्स और इमोशनल ब्रेकडाउन। आज हम इस सत्र में समझेंगे रिलेशनशिप हिडन फॉर्मूला, क्योंकि रिश्ते बनाना आसान है, टिकाना क्यों मुश्किल है। नो द मिसिंग मेंटेनेंस मोड। रिश्ते सच में क्यों टूटते हैं जानते हैं? आज हम यही रूट काउज एनालिसिस करेंगे। क्यों सिर्फ प्यार काफी नहीं होता? व्हाई लव इज नॉट इनफ? और कैसे आप अपने रिश्ते को एक फ्रेजाइल कनेक्शन से एक रिजिलियंट, लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम में बदल सकते हैं। क्योंकि सच यही है, रिश्ते बनाना एक इमोशन है, लेकिन उन्हें निभाना एक स्किल है और उन्हें सस्टेन करना एक साइंस है। साथियों, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली में पहली बार आए हैं, अवश्य ही सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। और खासकर यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं, पारिवारिक जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अपने जीवन संगी के साथ, जीवन साथी के साथ अवश्य देखें। साथ मिलकर समझना और चर्चा करना आपके रिश्तों को और मजबूत, संतुलित और जागरूक बना सकता है। आपका थोड़ा समय आपके संबंधों के लिए दीर्घकालिक मूल्य जोड़ सकता है। तो तैयार हो जाइए अपने साथ हेल्दी फेवरेट ड्रिंक्स और ईटेबल्स के साथ, क्योंकि आज आप सिर्फ रिश्तों को समझेंगे नहीं बल्कि उन्हें डिजाइन करना और बचाना भी सीखेंगे। लेट अस डिकोड द रियल इंजीनियरिंग बिहाइंड रिलेशनशिप। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर खड़ा हूं जो जितनी सरल है उतनी ही गहरी है। जानते साथियों, कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, लेकिन चलता बर्दाश्त से है। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, यह रिश्ते का पूरा ऑपरेटिव सिस्टम है। और अगर विश्वास, ट्रस्ट उसका फाउंडेशन है, तो बर्दाश्त, टॉलरेंस उसका मेंटेनेंस सिस्टम है। और हम क्यों बदल जाते जानते हैं? इंसान क्यों बदल जाता है?
ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का खेल है। हमारा मस्तिष्क अस्थिर नहीं है, बल्कि लगातार बदलता रहता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका अर्थ समझते हैं? हमारे अनुभव, एक्सपीरियंस, हमारी आदतें, हैबिट्स, हमारे विचार, थॉट पैटर्न्स, इन सब के अनुसार हमारे मस्तिष्क के न्यूरल कनेक्शन बदलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति, आप देखेंगे समाज में, परिवार में, कि पहले बड़ा गुस्सैल था, लेकिन धीरे धीरे मेडिटेशन और अवेयरनेस सीखता है, तो उसके ब्रेन सर्किट बदल जाते हैं, वह शांत हो जाता है। और जब दिमाग बदल रहा है तो व्यक्ति का व्यवहार भी बदलेगा ही। इंसान के बदलने के कारण और क्या है जानते हैं? हार्मोनल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। हमारे शरीर में समय समय पर हार्मोनल बदलाव होते हैं। एडोलेसेंस, किशोरावस्था, मैरिज फेज, पेरेंटहुड, एजिंग, ये बदलाव इमोशनल रिस्पॉन्सेस को प्रभावित करते हैं। जैसे शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो क्या होता है? प्रायोरिटीज बदल जाती है, हमारी प्राथमिकता कुछ और हो जाती है। बच्चे होने के बाद फोकस सेल्फ से फैमिली पर शिफ्ट हो जाता है। और ये बदलाव सिर्फ मानसिक नहीं, जैविक भी है, बायोलॉजिकल भी है। और कई बार इन्वायरमेंट एंड फीडबैक लूप में हम फंस जाते हैं। हर व्यक्ति अपने इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। उसका वर्क प्लेस कैसा है, सोशल सर्कल कैसा है, फैमिली डायनामिक्स कैसे हैं, और इसे सिस्टम थ्योरी में फीडबैक लूप कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति को लगातार अप्रिसिएशन मिलता है तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आलोचना मिलता है, क्रिटिसिज्म मिलता है तो क्या होगा? उसका बिहेवियर डिफेंसिव हो सकता है। तो हम अपने एनवायरनमेंट के अनुसार एडेप्ट करते हैं। और हमारा जो विकास है ना साथियों, ये कैसे होता है जानते हैं? कहा जाता है पर्सनालिटी इज नॉट फिक्स्ड। पहले माना जाता था कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो अस्थिर है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान इसे खारिज करता है। पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे हमारे इंट्रोवर्सन, एक्सट्रोवर्सन समय के साथ बदल सकते हैं। आप देखते होंगे कोई बच्चा में बड़ा इंट्रोवर्ट होता था, अब एक्सट्रोवर्ट हो गया, और इसके विपरीत भी हो सकते हैं। लाइफ स्टेजेस थ्योरी जानते हैं साथियों? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक इरिक इरिक्सन ने बताया कि इंसान जीवन के अलग अलग चरणों, स्टेजेस से गुजरता है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। हर स्टेज में हमारी सोच, प्राथमिकताएं, बिहेवियर बदलते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि 20 साल की उम्र में कैरियर इंपॉर्टेंट होता है, 40 की उम्र में उसी बच्चे का फैमिली और लिगेसी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और थोड़ा ऊपर हो जाइए तो स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये जो कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग है, हमारी सोच, जो परसेप्शन है, समय के साथ निरंतर बदलते रहती है। पहले जो बात हमें हर्ट करती थी वही बाद में इनसिग्निफिकेंट लग सकती है। जैसे पहले ईगो हर्ट होता था, लेकिन अब मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं। ये जो परिपक्वता है ना साथियों, मैच्योरिटी परसेप्शन का इवोल्यूशन है। और रिश्ता क्यों इवॉल्व होता है जानते हैं? रिलेशनल डायनामिक्स इसका। अब हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जब दो बदलते हुए इंसान एक साथ होते हैं तो रिश्ता अस्थिर कैसे रह सकता है? जवाब है, रह नहीं सकता। रिलेशनशिप इज इक्वल टू एडेप्टिव सिस्टम। हमारा रिश्ता एक एडेप्टिव सिस्टम है। दो लोगों की बिलीफ्स, दो लोगों की एक्सपेक्टेशन, दो लोगों की इमोशनल स्टेट्स, और ये सब समय के साथ बदलते हैं, इसलिए रिश्ता भी एडजस्ट करता है। इसे अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। मनोविज्ञान में एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और यह बताता है कि हम कैसे जुड़ते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे पहले क्लिंगी व्यवहार रहता है, बाद में सिक्योर अटैचमेंट, या उल्टा भी हो सकता है। और इसका सीधा असर रिश्ते की डायनामिक्स पर पड़ता है। इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन ड्रिफ्ट, अपेक्षाओं का बदलना, जो कि समय के साथ हमारी उम्मीदें, अपेक्षाएं बदलती है। शुरुआत में क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए, बाद में
रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी चाहिए। और अगर रिश्ता इवॉल्व नहीं करेगा तो मिसमैच पैदा होगा। साथियों, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, इसीलिए मैं विज्ञान के पहलुओं को अवश्य यहां शामिल करना चाहूंगा। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बोलती है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक सिस्टम, यानी अगर हम इसे इंजीनियरिंग लैंग्वेज से समझें तो एक होता है स्टैटिक सिस्टम, जहां फिक्स्ड इनपुट दिया जाता है और फिक्स्ड आउटपुट मिलते हैं। लेकिन हमारे रिश्ते ऐसे नहीं होते। अब मैं दूसरा टाइप बताता हूं, डायनामिक सिस्टम, जहां इनपुट वैरी होते हैं, बदलते हैं, और आउटपुट भी बदलते हैं। रिलेशनशिप यही है डायनामिक सिस्टम। इसलिए रिकैलिब्रेशन, समय समय पर एडजस्टमेंट जरूरी है। जैसे इक्विपमेंट का, गैजेट्स के होते हैं ना कैलिब्रेशन, इसी तरह से रिकैलिब्रेशन चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, यानी कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। जब हम कहते हैं आप पहले जैसे नहीं रहे, तुम पहले जैसे नहीं रही, तो वास्तव में हम क्या कह रहे होते हैं जानते हैं? कि मैंने तुम्हारे बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया। यह मूल भाव होता है कहने का। और यहां मैच्योर अप्रोच क्या है जानते हैं? जब बदलाव आती है ना, इसे रेसिस्ट मत कीजिए, उसको समझिए। पार्टनर को फिक्स करने की कोशिश मत कीजिए, उसमें सुधार मत लाने का कोशिश कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। रिलेशनशिप को स्टैटिक मत मानिए, उसे इन्वॉल्व होने दीजिए। ब्रेन बदलता है, हमारा बॉडी बदलती है। साइंस कहती है कि 7 साल में हमारे तमाम जो 37 ट्रिलियन है, सब सेल बदल जाते हैं, पुनर्जीवित हो जाते हैं। इन्वायरमेंट बदलता है, सीजन बदलता है, हमारी पर्सनालिटी भी बदलती है, हमारी जीवन की प्राथमिकताएं भी बदलती हैं, परसेप्शन बदलता है। जब इंसान बदलना तय है तो रिश्ता इवॉल्व होना अनिवार्य है। और अगर रिश्ता इवॉल्व नहीं होता तो वह तो या तो स्टैग्नेट करेगा, वहीं को वहीं रुक जाएगा, डिफंक्ट हो जाएंगे, इररिलेवेंट हो जाएंगे, या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए समझदार व्यक्ति रिश्तों को होल्ड नहीं करता, बल्कि उसे ग्रो होने देता है। और ये रिश्ते जो है ना साथियों, हमारे जीवन के बड़े ही अभिन्न हिस्सा हैं। साथियों, ये जो रिश्ते हैं ना, ये भावनाओं की इंजीनियरिंग है, इमोशनल इंजीनियरिंग। अगर हम रिश्ते को इंजीनियरिंग की नज़रिए से देखें तो हर रिश्ता एक स्ट्रक्चर है, जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं जानते हैं? विश्वास, ट्रस्ट, जो कि फाउंडेशन है। बिल्डिंग में, इमारत में कॉलम देखते हैं ना, पिलर जिसे बोलते हैं। दूसरा होता संवाद, कम्युनिकेशन, जो कनेक्टिविटी काम करता है, जो बीम होते हैं ना, नीचे बीम होते हैं, लिंटेल होते हैं, टाई बीम होते हैं, ये सब। और तीसरा एलिमेंट होता सम्मान, रिस्पेक्ट, जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बनाए रखता है। जैसे हमारे इमारत में प्लास्टरिंग होते हैं, पेंटिंग होते हैं, इंटीरियर होते हैं। और जो सबसे चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यह है टॉलरेंस, बर्दाश्त, यानी शॉक ऑब्जर्वर। बिना फाउंडेशन के कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन बिना शॉक ऑब्जर्वर के वह टिक नहीं सकती। और आज ज्यादातर रिश्ते टूट क्यों रहे हैं, आप जरा कभी विचार किया है? क्योंकि लोग फाउंडेशन तो बना लेते हैं, पर मेंटेनेंस करना भूल जाते हैं। रिलेशनशिप, मैंने बात किया था ना इंजीनियरिंग अप्रोच में कि ये डायनामिक सिस्टम है। और इंजीनियरिंग में किसी भी स्ट्रक्चर को हम ओपन एडेप्टिव सिस्टम मानते हैं, जिसमें इनपुट्स, प्रोसेसिंग, फीडबैक और आउटपुट होते हैं। रिश्ते भी यही करते हैं। इनपुट्स, जो कि हमारे शब्द, व्यवहार, भावनाएं होती हैं। प्रोसेसिंग, जो हमारे दिमाग, कॉग्निशन, भावनाएं, अफेक्ट्स होती है। फीडबैक, जो हम प्रतिक्रिया देते हैं रिएक्शन के फॉर्म में, रिस्पॉन्स के रूप में। और जो आउटपुट, जिसके वजह से बॉन्डिंग होते हैं या फिर कन्फ्लिक्ट होते हैं। इस फ्रेमवर्क में 4 कंपोनेंट्स, फाउंडेशन, कनेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, शॉक ऑब्जर्वर, एकदम मेलाइंड है। और जो मैंने बात किया ट्रस्ट, ये फाउंडेशन, न्यूरोबायोलॉजिकल बेस लेयर की अगर मैं बात करूं तो विश्वास कोई एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट नहीं है,
इसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क के रिवार्ड और थ्रेट सिस्टम से है। न्यूरोकेमिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट क्या कहती जानते हैं? जब ऑक्सीटोसिन निकलती है ना, तो बॉन्डिंग और सेफ्टी की भावना पैदा होता है। वहीं डोपामाइन जब निकलता है तो रिवार्ड एंटिसिपेशन यानी रिश्तों में खुशी का अनुभव होता है। और जब कोर्टिसोल ज्यादा चलता है तो स्ट्रेस आ जाता है, यानी कि जब कोर्टिसोल कम होगा तो स्ट्रेस घटेगा। और जब ट्रस्ट होता है तब क्या होता है जानते हैं? जानते हैं, जब कोर्टिसोल कम होता है ना तो स्ट्रेस घटता है, और जब ट्रस्ट होता है तो ब्रेन हमारा सेफ मोड में जाता है और फिर हम खुलकर कम्युनिकेट करते हैं। वल्नरेबिलिटी जो नाजुकपन है ना, ये संभव होता है। और जब ट्रस्ट टूटता है तो ब्रेन थ्रेट मोड में एक्टिवेट हो जाता है, फ्लाइट और फाइट मोड रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, फाउंडेशन कमजोर हो जाती है, हमारी पूरी स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाती है। यहीं तीसरा एलिमेंट हमने बात किया कम्युनिकेशन यानी कनेक्टिविटी, सिग्नल ट्रांसमिशन सिस्टम। इंजीनियरिंग में जानते हैं कनेक्टिविटी का अर्थ है सिग्नल क्लैरिटी प्लस मिनिमल नॉइज। और रिश्तों में मैसेज क्या कहा, मीडियम कैसे कहा, इंटरप्रिटेशन कैसे समझा गया। और अगर साइकोलॉजिकल मॉडल की मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन फेलर अक्सर कोग्निटिव डिस्टॉर्शन की वजह से होते हैं। ये माइंड रीडिंग, तुम ऐसा सोचते हो, ओवर जनरलाइजेशन, आप हमेशा ऐसे करते हैं, और जिसके परिणाम क्या होते जानते हैं? सिग्नल डिस्टॉर्शन, पुअर वायरिंग जब होती है ना जहाज में, घर में और किसी मशीन में, तो क्या होता है? सिग्नल लॉस होते हैं और सिस्टम फेलर हो जाते हैं। जो हमने बात किया चौथा एलिमेंट रिस्पेक्ट यानी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, लोड बियरिंग कैपेसिटी। जानते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर कितना लोड ले सकता है बिना टूटे। और रिश्तों में लोड क्या है जानते हैं? स्ट्रेस, डिसएग्रीमेंट, एक्सटर्नल प्रेशर। और रिस्पेक्ट का मतलब है दूसरे की इंडिविजुअलिटी को स्वीकार करना, बाउंड्रीज जो सीमाएं हैं इन्हें समझना। यह डायरेक्टली जुड़ा है हमारे सेल्फ एस्टीम रेगुलेशन से। अगर रिस्पेक्ट है तो कन्फ्लिक्ट मैनेजेबल रहता है, अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो छोटी बात भी कोलैप्स ट्रिगर कर सकती है। और जब इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज्ड हो जाती है तो क्या होते जानते हैं? माइक्रो क्रैक्स आने लगते हैं हमारे संबंधों में, इवेंचुअल कोलैप्स हो जाते हैं। और जो केंद्रीय हमने बताया टॉलरेंस यानी बर्दाश्त, मैंने बताया कि ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, ये डैम्पिंग मैकेनिज्म है। और यह आपका सबसे पावरफुल इंसाइट है। इंजीनियरिंग में शॉक ऑब्जर्वर का काम होता है सडन फोर्सेस को ऑब्जर्व करके सिस्टम को डैमेज से बचाना। हमारे कार में, बाइक में होता है ना शॉक ऑब्जर्वर। और रिश्तों में शॉक क्या है जानते हैं? हमारा मूड स्विंग, हमारे जीवन में की गलत फहमियां, एक्सटर्नल स्ट्रेस जो आज सोशल मीडिया से, जॉब से, फाइनेंसेस से, फैमिली प्रेशर से आते हैं। और यही साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म काम आता है टॉलरेंस अर्थात इमोशनल रेगुलेशन एंड एम्पैथी। यहां दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा काम करता है जिसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह इंपल्स कंट्रोल करते हैं, नीति निर्धारण करते हैं। और जब यह सक्रिय होता ना तो हम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब उल्टे, जब यह डीएक्टिवेट होता है तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, इंपल्सिव रिएक्शन जो हमें क्षति पहुंचाता है। और अगर नो डैम्पिंग है ना, शॉक ऑब्जर्वर नहीं है, तो वाइब्रेशन जो आते हैं ना हमारे जीवन में, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दिखते हैं, और जिससे स्ट्रक्चरल फेलर हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है? मेंटेनेंस यानी रिलेशनशिप सस्टेनेबिलिटी। लोग फाउंडेशन बनाते हैं, मेंटेनेंस भूल जाते हैं।
और इंजीनियरिंग रियलिटी जानते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बिना मेंटेनेंस के डिग्रेड होता है, चाहे फाउंडेशन कितना भी मजबूत क्यों ना हो। डिग्रेडेशन फैक्टर जानते हैं क्या होते हैं इसमें? कोरोजन, फटिग, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। और हमारे रिश्तों में कोरोजन क्या है जानते हैं? हमारे जीवन के अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, अनएक्सप्रेस्ड एक्सप्रेशन, नेग्लेक्ट, और इसे साइकोलॉजी में कहते हैं इमोशनल नेग्लेक्ट। इससे हमारी कनेक्शन कमजोर हो जाते हैं, इंटीमेसी घट जाती है, रिसेटलमेंट बिल्ड होता है। तो आप पूछेंगे व्हाई मॉडर्न रिलेशनशिप फेल? आज देख ही रहे ना कि कितना दर बढ़ गया है। फेलर एनालिसिस हमें करना है। आज आप देख रहे होंगे कि आज रिश्ते क्यों ज्यादा टूट रहे हैं। तो पहला कारण है लो टॉलरेंस थ्रेशोल्ड। आज जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर है, पेशेंस लगातार घट रही है, लोग डिस्कंफोर्ट को टॉलरेट नहीं करते। दूसरा कारण है हाई एक्सपेक्टेशन, लो स्किल। एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो गई है, इमोशनल स्किल अनडेवलप्ड हो गए हैं, बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है इमोशनल स्किल। और तीसरा कारण है पुअर फीडबैक हैंडलिंग। जब क्रिटिसिज्म होता है ना, आलोचना, तो इसे अटैक समझ लेते हैं, सुधार की जगह डिफेंसिवनेस हो जाता है। और जो मैं मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं इंजीनियरिंग के टर्म में, ये मेंटेनेंस इग्नोरेंस हो गए, कम्युनिकेशन रूटीन नहीं है, अप्रिसिएशन एब्सेंट है। इसके वजह से सिस्टम धीरे धीरे डिग्रेड होता है। और यही हमारा इंटीग्रेटेड मॉडल यानी इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी दोनों काम करते हैं। अगर मैं इसे एक यूनिफाइड मॉडल में रखूं तो फाउंडेशन जो मैंने बात किया ट्रस्ट का, तो साइकोलॉजिकली सेफ्टी और बॉन्डिंग देता है, और फेलर मोड इनसिक्योरिटी। कनेक्टिविटी जो मैं बात किया कम्युनिकेशन, तो ये हमें कोग्निटिव क्लैरिटी देता है, स्पष्टता देता है। वहीं फेलर अगर हो गया तो मिसअंडरस्टैंडिंग देगा। इंटेग्रिटी जो रिस्पेक्ट है, ये सेल्फ वर्थ वैलिडेशन करेगा, वही हमें इमोशनल डैमेज भी कर सकता है। और जो शॉक ऑब्जर्वर टॉलरेंस की मैंने बात किया, तो यह हमें इमोशनल रेगुलेशन देता है, और इसकी अनुपस्थिति में कन्फ्लिक्ट एक्सक्लेशन हो जाते हैं। और जो मैं मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं, ये कंटिन्यूअस इफोर्ट है, और अगर नहीं हुआ तो ग्रेजुअल ब्रेकडाउन होगा। हमारे जो रिश्ते हैं ना साथियों, बिल्ड वंस रन ओवर सिस्टम नहीं है, ये सदा के लिए नहीं है, रन फॉर एवर नहीं है। अगर ऐसा आप मानते हैं तो ये आपकी भ्रम है। इसे कंटिन्यूअस कैलिब्रेशन चाहिए, कंटिन्यूअस कैलिब्रेशन सिस्टम है, क्योंकि हमारा ब्रेन डायनामिक है, इमोशनल वोलेटाइल है, इन्वायरमेंट अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए रिश्ते सरवाइव नहीं करते, उन्हें सस्टेन करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ फाउंडेशन पर गर्व करते रहेंगे तो स्ट्रक्चर धीरे धीरे हिलेगा, क्रैक होगा, गिरेगा। लेकिन अगर आप मेंटेनेंस को डिसिप्लिन बना लेंगे तो रिश्ते सिर्फ टिकेंगे नहीं, बल्कि रिजिलिएंट सिस्टम बन जाएंगे। अपनी तमाम विषम परिस्थितियों में भी आपके साथ रहेंगे ये रिश्ते। और ये विश्वास जानते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं बार बार, ये हमारे रिश्तों की पहली सांस है। जब दो लोग एक रिश्ते में आते हैं ना, चाहे पति पत्नी हो, माता पिता और बच्चे हों, तो शुरुआत होती है विश्वास से। विश्वास क्या है जानते हैं? ये वो भावना होती है जो मेरे खिलाफ नहीं जाओगे, ये भावना पैदा करती है। यह वो भरोसा है जो आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे। ये वो सुरक्षा है जिसमें हम खुद को खुलकर व्यक्त कर सकें। और खासकर पति पत्नी के संदर्भ में मैं बात करूं तो जब हमारी शादी होती है ना, तो दो अजनबी लोग एक ही छत के नीचे आते हैं। कोई गारंटी नहीं होती, सिर्फ विश्वास होता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर विश्वास एक बार टूट जाए तो वह फिर जुड़ता जरूर है, पर पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए रिश्ते की शुरुआत में ही पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, इन तीनों का होना अनिवार्य है।
और विश्वास टूटने के बाद पहले जैसा क्यों नहीं रहता जानते हैं? इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को मैं बताता हूं। मेमोरी इनकोडिंग और इमोशनल इम्प्रिंट हो जाते हैं। जब किसी रिश्ते में विश्वास बनता है ना, तो हमारा मस्तिष्क उस व्यक्ति को सेफ कैटेगरी में रखता है। लेकिन जैसे ही विश्वास टूटता है, दिमाग में एक निगेटिव इमोशनल इम्प्रिंट बनता है और यह इम्प्रिंट विशेष रूप से हमारे एमिग्डाला में स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में वही व्यक्ति कंप्लीटली सेफ नहीं लगता है, सब कॉन्शियस लेवल पर डाउट एक्टिवेट करता है। इसलिए भले ही रिश्ता फिर से जुड़ जाए, परसेप्शन परमानेंटली अल्टर हो जाता है। और दूसरा एलिमेंट मैंने बात किया ट्रस्ट। इसके प्रेडिक्टेबिलिटी मॉडल है। मनोविज्ञान में ट्रस्ट का अर्थ है दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर की प्रेडिक्टेबिलिटी। जब कोई व्यक्ति बार बार कंसिस्टेंट होता है तो क्या होता है? ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब इनकंसिस्टेंसी होता है तो प्रेडिक्टेबिलिटी टूटता है। यानी आप उसके बारे में कह नहीं सकते वो पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा, रिलायबिलिटी खत्म हो जाता। और एक बार जब प्रेडिक्टेबिलिटी टूट जाए ना, तो ब्रेन पर हर इंटरेक्शन को रीइवैल्यूएट करता है। इसलिए रिश्ता जुड़ता है लेकिन इफोर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। और यही है कॉग्निटिव बेस फॉर्मेशन। विश्वास टूटने के बाद दिमाग में एक बैस बन जाता है, शायद फिर से ऐसा हो सकता है, मैं पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। इसे कंफर्मेशन बैस सपोर्ट कहते हैं। अब व्यक्ति हर छोटी गलती को प्रूफ मांगने लगता है और जिसका परिणाम होता है ट्रस्ट फ्रेजाइल हो जाता है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। और यही साइकोलॉजिकल रियलिटी है, रिपेयर वर्सेस रीस्टोर। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर मैं आपको समझाते चलूं। रिपेयर यानी मरम्मत, रिश्ता वापस जोड़ना है ना, और रीस्टोर पुनर्स्थापना, उसे पहले जैसे बनाना। तो अधिकांश मामलों में रिपेयर संभव है, यानी कि ये इरिपेरेबल नहीं है। लेकिन कंप्लीट रीस्टोरेशन बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि इमोशंस लीनियर नहीं होते, वे लेयर्ड मेमोरी सिस्टम में स्टोर होते हैं। इसीलिए शुरुआत में ही हमें 3 स्तंभों पर काम करना है। क्यों जरूरी है? ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट। ये सिर्फ वैल्यूज नहीं है, बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। ये जो पारदर्शिता है, इंफॉर्मेशन क्लैरिटी सिस्टम है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जानकारी छुपाना नहीं, एम्बिग्यूटी कम करना। और इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट होते हैं। अनसर्टेनिटी कम होती है, एंजाइटी घटती है। हमारा दिमाग एम्बिग्यूटी को थ्रेट मानता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी एक सेफ्टी सिग्नल है जो कि क्लियर सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जिससे कि मिनिमम एरर होते हैं। और दूसरा एलिमेंट ऑनेस्टी, ये डाटा इंटीग्रिटी लेयर है। ऑनेस्टी जानते हैं, इसे ही ट्रुथ कंसिस्टेंसी कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं बनता, हम इंटरनली स्टेबल रहते हैं। और झूठ बोलने पर, जब हम गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं ना, तो दिमाग को 2 रियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है, बिहेवियर इनकंसिस्टेंस हो जाता है, जिसके वजह से ट्रस्ट इरोजन शुरू हो जाते हैं। और करप्टेड डाटा होने से, आप इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर में जाते हैं ना, पूरा सिस्टम अनरिलायबल हो जाता है। और तीसरा अंतिम हमने एलिमेंट की बात की, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, जो स्टेबिलिटी मैकेनिज्म है। कमिटमेंट का अर्थ है कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। पार्टनर को सिक्योरिटी मिलती है, रिलेशनशिप प्रिडिक्टेबल बनता है। कमिटमेंट एब्सेंस का मतलब जानते हैं? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब जानते हैं? एंजाइटी। और जब एंजाइटी होता है तो यही कन्फ्लिक्ट बनते हैं। यानी सिस्टम अप टाइम जो गारंटी होती है, ये रिलायबिलिटी होनी चाहिए। और अगर मैं इसके इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग होलिस्टिक मॉडल की बात करूं, यानी इन तीनों को एक साथ देखें, तो जो ट्रांसपेरेंसी है साथियों, ये साइकोलॉजिकल रोल में हमारे अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करते हैं। वहीं अगर रिस्क है, अगर ये नहीं है ट्रांसपेरेंसी, तो सस्पिशन,
आ जाएगा। ऑनेस्टी जो कि कंसिस्टेंसी इंश्योर करती है, लेकिन अगर नहीं है तो डिस्ट्रस्ट हो जाएगा। और वहीं कमिटमेंट, ये हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर ये नहीं है तो इनसिक्योरिटी हो जाएगा। तीनों मिलकर बनाते हैं हाई ट्रस्ट इकोसिस्टम। और विश्वास एक फ्रेजाइल एसेट है, इसे बिल्ड करने में समय यानी ईयर्स टुगेदर लगते हैं और टूटने में एक क्षण। कभी आजमाइएगा मत। और जब यह टूटता है, मेमोरी चेंज होती है, परसेप्शन बदलता है, बिहेवियर कॉशन हो जाता है। इसलिए स्मार्ट इंडिविजुअल ट्रस्ट को रिपेयर करने की कोशिश करते, बल्कि शुरुआत से ही उसे प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। विश्वास दोबारा बन सकता है, लेकिन वह पहले जैसा सहज नहीं होता। इसलिए समझदार लोग क्या करते जानते हैं? रिश्ते की शुरुआत भावनाओं से नहीं, बल्कि क्लैरिटी, इंटेग्रिटी और कमिटमेंट से करते हैं। अब आती है सबसे कठिन हिस्से की बारी साथियों, बर्दाश्त। इसे कहते हैं रिश्तों का असली टेस्ट। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आदतें टकराती हैं, विचार अलग होते हैं, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। और यहीं पर रिश्ता या तो मजबूत होता है या टूट जाता है। बर्दाश्त का मतलब कदापि यह नहीं समझें कि अपनी पहचान खो देना, हर गलत बात को सह लेना, चुपचाप अत्याचार झेलना, यह नहीं है। बर्दाश्त का तो असली अर्थ है समझना कि हर इंसान अलग है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को स्वीकार करना, समय देना और सुधार की गुंजाइश रखना। खासकर पति पत्नी का रिश्ता साथियों सबसे संवेदनशील ये मुद्दे होते हैं, और यही मेरा आज के वीडियो का केंद्रीय भाव है। ये सबसे संवेदनशील इक्वेशन है। ये जानते हैं, पति पत्नी का रिश्ता एक डायनामिक सिस्टम है जहां हर दिन रिकैलिब्रेशन की जरूरत होती है। इंजीनियरिंग में डायनामिक सिस्टम वह होता है जिसमें समय के साथ स्टेट बदलती रहती है। इनपुट्स जो स्टिमुली होते हैं लगातार आते रहते हैं और सिस्टम को फीडबैक के आधार पर एडजस्ट होना पड़ता है। विवाह में ये तीनों तत्व मौजूद हैं। इनपुट्स यानी हमारे शब्द, व्यवहार, बाहरी दबाव, काम, परिवार, वित्त, और इंटरनल स्टेट हमारी भावनाएं, मूड, अपेक्षाएं, थकान, और आउटपुट प्रतिक्रिया जो हम सहयोग, दूरी या टकराव कुछ भी कर सकते हैं। ये विवाह जो है ना साथियों, ये शादी और विवाह, हमने एक वीडियो बनाया था कि क्या फर्क है। विवाह जो संस्कृति के मुताबिक होती है साथियों, विवाह ने जो इवेंट वाला होता है। विवाह स्थिर नहीं है, बल्कि निरंतर बदलने वाली प्रणाली है, इसलिए इसे कैलिब्रेट करना अनिवार्य है। आप पूछेंगे रिकैलिब्रेशन क्या होता है और क्यों आवश्यक है? तो साथियों, इमोशनल वेरिएबिलिटी, भावनात्मक उतार चढ़ाव। हमारी भावनाएं जो है ना अस्थिर नहीं होती, आपने महसूस किया होगा। वे प्रतिदिन बदलते हैं, हर घंटे बदलते हैं। कभी काम का स्ट्रेस, कभी नींद की कमी, कभी हार्मोनल शिफ्ट। इन सब का सीधा प्रभाव हमारे व्यवहार पर पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति कल सपोर्टिव था आज इरिटेटिव हो सकता है। और हमें जानना है ब्रेन रेगुलेशन मैकेनिज्म। हमारे निर्णय, व्यवहार दो प्रमुख ब्रेन सिस्टम से प्रभावित होते हैं। पहला होते हैं इमोशनल सेंटर जिसे एमिग्डाला कहते हैं, और दूसरा होता है रेशनल कंट्रोल सेंटर जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। और जब स्ट्रेस बढ़ता है ना साथियों हमारे व्यवहार के कारण, तो एमिग्डाला डोमिनेट करता है, यानी इंपल्सिव रिएक्शन जब अवेयरनेस आ जाता है, और इसी के उल्टा जब अवेयरनेस रहती है ना तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, यानी कि हमारे रिस्पॉन्स जो हैं वो बैलेंस्ड हो जाते हैं। और रिकैलिब्रेशन की जो मैं बात कर रहा हूं इसका अर्थ समझते हैं, रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर शिफ्ट होना। रिलेशनशिप रिकैलिब्रेशन, इसका वास्तविक अर्थ है बार बार एडजस्टमेंट नहीं, बल्कि सिस्टम अलाइनमेंट है। और इसमें शामिल होते हैं एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट। दोनों की जरूरतें समय के साथ बदलती है। अगर अपडेट नहीं हुई तो क्या होगा जानते हैं? मिसमैच पैदा होगा।
जैसे शादी के शुरुआत सालों में अटेंशन महत्वपूर्ण होता है, बाद में स्टेबिलिटी और सपोर्ट अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कम्युनिकेशन रिसेट चाहिए, गलतफहमियां जमा होती रहती हैं, उन्हें समय समय पर क्लियर करना होता है। जैसे हम सिस्टम लॉक को क्लीन करते हैं ना, कैची को क्लियर करते हैं, टेम्पोररी फाइल क्लियर करते हैं ना, रीस्टार्ट करके, डिलीट करके। इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, दोनों पार्टनर्स अलग अलग इमोशनल स्टेट में होते हैं, उन्हें सिंक करना पड़ता है। यह एम्पैथी और लिसनिंग से होता है। आप दूसरे के जगह पर रख के सोचिए, समझिए, सुनिए। और अगर रिकैलिब्रेशन नहीं हुआ तो क्या होता जानते हैं इसके दुष्परिणाम? इंजीनियरिंग में इसे कहते हैं सिस्टम ड्रिफ्ट, यानी धीरे धीरे सिस्टम अपनी ऑप्टिमल स्टेट से दूर होता जाता है। विवाह में सिस्टम ड्रिफ्ट के संकेत क्या है जाते हैं? छोटी बातों पर इरिटेबिलिटी, अब बड़ा जल्दी चिढ़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कम्युनिकेशन कम हो जाता है, आपस में बातचीत कम हो जाते हैं। इमोशनल डिस्टेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इमोशन साझा नहीं करते। साइलेंट रिसेंटमेंट हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और अंत में क्या होता है जानते हैं? सडन ब्रेकडाउन दिखता है, लेकिन कारण ग्रेजुअल ड्रिफ्ट होता है। और पति पत्नी का रिश्ता इतना संवेदनशील क्यों है जानते हैं? क्योंकि इसमें 3 क्रिटिकल लेयर्स होती है। पहला होता है इमोशनल इंटीमेसी, सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी होती है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी फाइनेंसेस, चिल्ड्रन, फैमिली डिसीजंस। और तीसरे होते हैं आइडेंटिटी इंडिकेशन, मैं से हम की यात्रा है। और इन तीनों का इम्बैलेंस सीधे कन्फ्लिक्ट पैदा करता है। पति पत्नी का संबंध इसलिए सबसे संवेदनशील माना जाता है क्योंकि इसमें 3 उच्च परस्पर निर्भर हाईली इंटरडिपेंडेंट लेयर्स एक साथ काम करती है। और इन तीनों में हल्का सा असंतुलन भी पूरे सिस्टम में कैस्केड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। साथियों, मैरिटल रिलेशनशिप यह है ना मल्टी लेयर्ड हाई कॉपलिंग सिस्टम है। अगर मैं इंजीनियरिंग की भाषा में बात करूं ना तो एक टाइटली कॉपल्ड सिस्टम है जहां एक लेयर में बदलाव दूसरी लेयर के व्यवहार को तुरंत प्रभावित करता है। इमोशनल सिग्नल्स भावनाओं के रूप में, प्रैक्टिकल डिमांड्स जिम्मेदारियों के रूप में, आइडेंटिटी डायनामिक्स स्व परिचय के रूप में। और ये तीनों लगातार एक दूसरे को मॉड्यूलेट करते हैं और इसी वजह से यह रिश्ता हाई रिवार्ड भी देता है और हाई रिस्क भी रखता है। इमोशनल इंटीमेसी जो डीप वल्नरेबिलिटी लेयर है, जानते हैं यह हमारी भावनात्मक निकटता, क्लोजनेस, खुलापन, ओपननेस, वल्नरेबिलिटी, जो कमजोर पक्ष दिखाने की क्षमता, जो नाजुकपन है। और न्यूरो मनोवैज्ञानिक आधार की अगर मैं बात करूं तो गहरी निकटता के दौरान हमारे मस्तिष्क में बॉन्डिंग सर्किट सक्रिय होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन मेडिटेटेड पाथवेज देते हैं जिससे हमारी साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनती है। लेकिन यही ओपननेस हमें इमोशनली एक्सपोज भी करती है। इसीलिए छोटी आलोचना भी अटैक लग सकती है और स्वीकृति रिजेक्शन का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और यहाँ जोखिम होते हैं, हार्ट इंटेंसिटी अधिक हो जाते हैं, रिएक्टिविटी तेज हो जाते हैं। और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ऑपरेशनल लोड लेयर, ये फाइनेंसेस, आर्थिक निर्णय, चिल्ड्रन, पालन पोषण, एक्सटेंडेड फैमिली डायनामिक्स, ये लेयर ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। मल्टीपल निर्णय, रिसोर्स एलोकेशन, टाइम मैनेजमेंट, यह निरंतर हमारे कॉग्निटिव लोड और स्ट्रेस लोड उत्पन्न करते हैं। ये हमारे क्रोनिक स्ट्रेस को बढ़ाते हैं और जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी बढ़ती है, डिसीजन कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिससे हमारे फ्रिक्शन बढ़ते हैं। और इसके जोखिम जानते हैं, टास्क रिलेटेड डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, रोल एम्बिग्यूटी, किसकी जिम्मेदारी कौन है, यानी किचन में कौन जाए, बाहर कौन जाए, कितना जाए, कब जाए, कैसे जाए, कितना करे, ये सब रोल एम्बिग्यूटी देख ही रहे आज जो हमारे परिवार में छिड़ा रहता है अक्सर। आइडेंटिटी इंटीग्रेशन साथियों, सेल्फ स्ट्रक्चर्ड लेयर, ये क्या है जानते हैं? इंडिविजुअल सेल्फ से शेयर्ड सेल्फ की ओर ट्रांजिशन। ये पर्सनल ऑटोनॉमी वर्सेस रिलेशनल यूनिटी से मानिए।
हमारी सेल्फ कंसेप्ट जो स्वधारणा है ना, विवाह के बाद पुनर्गठित होती है। मैं क्या चाहता हूं, अब हम कहेंगे हम क्या चाहते हैं। यह अलाइनमेंट आसान नहीं होता, बोलना बड़ा ही आसान है। और यहां चुनौतियां क्या आती हैं जानते हैं? ऑटोनॉमी जो स्वतंत्रता है, और बिलोंगिंगनेस जो संबद्धता है, इसके बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। और इम्बैलेंस से क्या होता है? तो कन्फ्लिक्ट होता है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि तीनों लेयर्स के बीच सिंक्रोनाइजेशन आवश्यक है, और असंतुलन होने पर कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। आपको मैं कुछ सिनेरियो बोलता हूं। तो पहला सिनेरियो है कि इमोशनल इंटीमेसी हाई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसअलाइंड है, यानी प्यार है लेकिन रोल क्लियर नहीं है। परिणाम क्या होते हैं? फ्रस्ट्रेशन, ब्लेम। दूसरा सिनेरियो आपको बोलता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई है, इमोशनल इंटीमेसी लो है, यानी सब कुछ सही चल रहा उसके बावजूद। अब मैं तीसरी सिनेरियो की बात करता हूं, आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट, यानी मैं डोमिनेट कर रहा है, हम दबा हुआ है, जिसके कारण अगर ऐसी भावना आपके आती है तो परिणाम क्या होता है? पावर स्ट्रगल, सत्ता हस्तांतरण का विषय, यानी इसे कहते हैं ईगो क्लैश। यहां जानना आपको जरूरी है, सिंक्रोनाइजेशन इज की। यह रिश्ता सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि इसमें इमोशन, लॉजिक और आइडेंटिटी तीनों साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हैं, और तीनों की गति जो है ना, रेट ऑफ चेंज अलग अलग होती है। इसलिए जरूरी है इमोशनल टर्निंग, रोल क्लैरिटी और आइडेंटिटी फ्लेक्सिबिलिटी। सफल विवाह जानते हैं कौन है? वह है जहां इंटीमेसी सुरक्षित है, सेफ इमोशनल स्पेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पष्ट है, क्लियर स्ट्रक्चर है, आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल है, मैं और हम दोनों संतुलित हैं। जानते हैं साथियों, पति पत्नी का रिश्ता इसलिए सबसे संवेदनशील है क्योंकि यह सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं है, यह दो भावनाओं, दो जिम्मेदारियों और दो पहचानों का गहरा समीकरण है। और जब ये तीनों लेयर्स संतुलित होते हैं ना, तो रिश्ता स्थिर नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली और विकसित हाई फंक्शनिंग सिस्टम बन जाता है। इसके लिए क्या चाहिए जानते हैं? इफेक्टिव रिकैलिब्रेशन मॉडल, व्यवहारिक भी है जो, और वैज्ञानिक रूप से वैध भी। आपके लिए मैं टेक अवे लेके आया हूं। इसे अगर आप पेशेवर ढंग से समझें तो यह एक क्लोज लूप एडेप्टिव सिस्टम की तरह काम करता है, जहां इनपुट्स हमारे व्यवहार हैं, भावनाएं हैं, प्रोसेसिंग जहां व्याख्या, नियमन, रेगुलेशन, और फीडबैक जो प्रतिक्रिया, सीख के आधार पर रिश्ता लगातार फाइन ट्यून होता जाता है। इसमें पहला आता है डेली माइक्रो एडजस्टमेंट, कंटिन्यूअस फाइन ट्यूनिंग मैकेनिज्म है, जिसके तहत दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे व्यवहारिक बदलाव, जैसे टोन एडजस्ट करना, छोटी बातों को इग्नोर करना, अप्रिसिएशन देना, बार बार होने वाले माइक्रो बिहेवियर्स जिसे न्यूरल पाथवे को सेव करते हैं, इसे हैबिट लूप फॉर्मेशन कहा जाता है। जब हम सकारात्मक माइक्रो एक्शन करते हैं ना, तो इसके वजह से पॉजिटिव इमोशनल कंडीशनिंग होते हैं, पार्टनर को इमोशनल सेफ्टी महसूस होती है, और निगेटिविटी एक्युमुलेशन रुकता है। खासकर अप्रिसिएशन जो रिवार्ड सिस्टम है, ये एक्टिवेट करता है, बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत होती है। ये माइक्रो एडजस्टमेंट एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है साथियों। छोटी एरेक्शन जो करेक्शन हम छोटी छोटी कर रहे हैं, ये बड़े कन्फ्लिक्ट्स को बनने से पहले ही रोक देती है। दूसरा है वीकली इमोशंस चेक इन, जो स्ट्रक्चर्ड फीडबैक लूप है। यह नियमित रूप से इंटेंशनल बातचीत, ओपन कन्वर्सेशन, बिना जजमेंट के बात करना, यह एक फीडबैक लूप है जो सिस्टम को ड्रिफ्ट होने से बचाता है। और बिना फीडबैक के कोई भी सिस्टम डिग्रेड होना बिल्कुल सामान्य है। यह प्रक्रिया इमोशनल वैलिडेशन को सक्षम बनाती है और हमें सुना गया ऐसा महसूस होता है। इससे डिफेंसिवनेस कम होती है, ट्रस्ट रीबिल्ड होता है। और चेक इन, ये जानते हैं, एक डायग्नोस्टिक टूल है। यह समस्याओं को अर्ली स्टेज में पकड़ लेता है। कन्फ्लिक्ट एज ए फीडबैक इसे लीजिए, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन सिस्टम। इसके तहत कन्फ्लिक्ट को फेलर नहीं
बल्कि डाटा इनपुट की तरह हमें देखना होता है। ये लड़ाई फेलर नहीं, यह सिग्नल है कि रिकैलिब्रेशन चाहिए। लड़ाई एक सिग्नल है, इशू ये सिस्टम मिसअलाइनमेंट का सिग्नल है। इंजीनियरिंग में एरर का उपयोग जानते हैं, सिस्टम सुधारने के लिए किया जाता है, डीबग किया जाता है। बिना एरर सिग्नल के सिस्टम ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता। तो हमारे कन्फ्लिक्ट्स के दौरान इमोशनल एक्टिवेशन होते हैं, विशेषकर एमिग्डाला। अगर रेगुलेशन नहीं हुआ तो एस्केलेशन होगा, अगर अवेयरनेस है तो इंसाइट होगा। और सही अप्रोच क्या है? तो समस्या को पर्सनल अटैक न माने, उसे प्रोसेस इशू के रूप में देखिए। और हेल्दी कन्फ्लिक्ट ग्रोथ कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, यह अलाइनमेंट को बेहतर बनाता है। यहाँ एडेप्टिव माइंडसेट चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क है। पार्टनर को फिक्स्ड पर्सनालिटी नहीं बल्कि इवॉल्विंग सिस्टम मानना। पार्टनर को फिक्स्ड मत मानिए, उसे इवॉल्विंग इंडिविजुअल समझिए। हमारे मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी जो समय के साथ बदलता है, रिजिड एक्सपेक्टेशन कम होते हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ता है, इससे फ्रिक्शन कम होता है। जैसे कई महिलाएं कहते हैं या कई पुरुष भी कहते हैं कि तुम पहले जैसा नहीं रही, आप जब से यहाँ ज्वाइन किए ना तो पहले जैसा नहीं रहे। यह स्टेटमेंट स्टैटिक माइंडसेट दिखाता है। सही दृष्टिकोण क्या होता है जानते हैं? हम दोनों बदल रहे हैं, हमें अपने रिश्ते को भी अपडेट करना होगा। एडेप्टेबिलिटी जो रिजिलियंस दिखाता है, जो रिश्ता बदलना सीखता है वही टिकता है। तो इंटीग्रेटेड मॉडल क्या है? डेली एडजस्टमेंट यानी फाइन ट्यूनिंग और स्टेबिलिटी मिलता है। वीकली चेक इन जिससे फीडबैक लूप मिलता है, क्लैरिटी मिलता है। कन्फ्लिक्ट को आप एक एज ए फीडबैक लीजिए जिससे एरर डिटेक्शन होगा, जो हमें ग्रोथ के में मदद करेगा। एडेप्टिव माइंडसेट जो फ्लेक्सिबिलिटी देगा और लॉन्ग टर्म रिजिलियंस देता है। सफल रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते साथियों, वे वेल रेगुलेटेड सिस्टम होते हैं जहां छोटी बातें समय पर संभाली जा सकती है, जहां फीडबैक को स्वीकार किया जाता है और जहां लोग एक दूसरे के साथ इवॉल्व करते हैं। यही है आज हम जान रहे हैं कि लोग एक दूसरे के साथ इवॉल्व करते हैं। रिश्ते अपने आप नहीं चलते, ऐसे मत समझिए। उन्हें इंटेलिजेंटली मैनेज करना पड़ता है। जो कपल्स इस रिकैलिब्रेशन मॉडल को समझ लेते हैं ना, वो प्रॉब्लम से बचते नहीं बल्कि उन्हें यूज करके अपने रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। और सफल विवाह वह नहीं है जिसमें कन्फ्लिक्ट नहीं होता, बल्कि वह जिसमें कंटिन्यूअस रिकैलिब्रेशन होता है। ये जो लव है ना, स्टैटिक नहीं है, यह एक रेगुलेटेड एडेप्टिव प्रोसेस है। पति पत्नी का रिश्ता एक बार सेट होकर चलने वाला सिस्टम नहीं है, हर दिन फाइन ट्यून होने वाला लिविंग सिस्टम है। जो कपल्स रिकैलिब्रेशन सीख लेते हैं वे सिर्फ साथ चलते नहीं, वे साथ ग्रो करते हैं। कन्फ्लिक्ट फ्री नहीं, वेल रेगुलेटेड विवाह सफल होता है। किसी भी जटिल प्रणाली जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में परटर्बेशंस जो बोलते हैं झटके, विचलन स्वाभाविक है। लक्ष्य यह नहीं होता कि डिस्टर्बेंस ना आए, बल्कि यह होता है कि सिस्टम में रोबस्ट कंट्रोल और स्टेबिलिटी बनी रहे। विवाह में असहमति डिसएग्रीमेंट होता है जो डिस्टर्ब कर देता है। प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन चाहिए जो कंट्रोल मैकेनिज्म है। कन्फ्लिक्ट के समय भावनात्मक सक्रियता बढ़ती है, विशेषकर एमिग्डाला। यदि इसकी रेगुलेट हो तो हम रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर जाते हैं। और सफल विवाह वह है जहां कन्फ्लिक्ट को संभालने की क्षमता जो रेगुलेशन स्किल है वो विकसित हो। कंटिन्यूअस रिकैलिब्रेशन चाहिए जिसे क्लोज लूप कंट्रोल मॉडल कहते हैं। रिकैलिब्रेशन का अर्थ है फीडबैक लेकर सिस्टम को बार बार अलाइन करना। यही क्लोज लूप सिस्टम में आउटपुट मापा जाता है, डिजायर्ड स्टेट से तुलना होती है, एरर के आधार पर एडजस्टमेंट होता है। और विवाह में जो हमारे अनुभव हैं, इंटरेक्शन, ये आउटपुट के रूप में आते हैं। जो हमारे अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशन, ये डिजायर्ड स्टेट के रूप में होते हैं। और जो अंतर है, गैप है, ये इमोशनल एरर के रूप में आते हैं। और जो हमारी संवाद है, समझ है, ये करेक्शन चाहिए। जो कपल्स फीडबैक को इंटीग्रेट करते हैं ना, वो ड्रिफ्ट से बचते हैं, क्योंकि लव स्टैटिक नहीं,
रेगुलेटेड एडेप्टिव प्रोसेस है। प्रेम एक अस्थिर भावना नहीं है, बल्कि ये डायनामिक न्यूरोकेमिकल स्टेट है जहां डोपामाइन रिवार्ड अट्रैक्शन देता है, ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग सिक्योरिटी देता है, सीरोटोनिन स्टेबिलिटी मूड रेगुलेशन देता है। और ये समय, अनुभव और व्यवहार के साथ इनका स्तर बदलता है। जो प्रारंभिक प्रेम है, इन्फैक्चुएशन, जो हाई इंटेंसिटी लाता है, वहीं परिपक्व प्रेम जो अटैचमेंट है, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट लाता है। इसलिए लव को मेंटेन करने के लिए कॉन्शियस रेगुलेशन जरूरी है। साथियों, मैरिज एज ए लिविंग सिस्टम मैं बात कर रहा हूं, यानी लिविंग वर्सेस स्टैटिक मॉडल। तो स्टैटिक मॉडल क्या होता है? जहां फिक्स्ड रूल होते हैं, नो एडेप्टेशन होते हैं, समय के साथ ऑब्सोलीट हो जाते हैं। लेकिन लिविंग सिस्टम सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं, फीडबैक ड्रिवन होते हैं, कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग होते हैं। तो आप जान ही गए होंगे कि विवाह एक लिविंग सिस्टम है, क्योंकि दोनों व्यक्ति बदलते हैं, बाहरी परिस्थितियां बदलती हैं और जीवन के चरण जो लाइफ स्टेज है ये बदलते हैं। कहते हैं सेट वंस रन फॉरएवर अप्रोच विवाह में असफल होती है। और रिकैलिब्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं अगर नहीं हुआ तो क्या होता है जानते हैं? इसे सिस्टम थ्योरी में कहते हैं सिस्टम ड्रिफ्ट, जिसके लक्षण होते हैं कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, इमोशनल डिस्टेंस, रेकरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, साइलेंट रिसेंटमेंट और अंततः सडन ब्रेकडाउन दिखता है। लेकिन कारण ग्रेजुअल मिसअलाइनमेंट होता है। हमें चाहिए टुगेदर ग्रोथ, और इसका अर्थ जानते हैं? जो कपल रिकैलिब्रेशन सीख लेते हैं वे सिर्फ साथ नहीं रहते, वे साथ ग्रो करते हैं। और ग्रोथ कैसे होती है जानते हैं? कोग्निटिव ग्रोथ के रूप में नई पर्सपेक्टिव सीखना, रिजिड थिंकिंग कम होता है। इमोशनल ग्रोथ, बेहतर रेगुलेशन, एम्पैथी डेवलप होता है। रिलेशनल ग्रोथ यानी डीपर ट्रस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग आते हैं। और यह ग्रोथ तभी संभव है जब फीडबैक स्वीकार हो, चेंज को रेसिस्ट न किया जाए। क्योंकि विवाह, जैसा मैंने बताया कि शादी ये इवेंट है, विवाह एक इवेंट नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। प्रेम एक फीलिंग नहीं, रेगुलेटेड सिस्टम है। और रिश्ता एक स्ट्रक्चर नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और सफल विवाह वह नहीं जहां सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि वह है जहां इम्परफेक्शंस को इंटेलिजेंटली मैनेज किया जाता है। और जब दो लोग हर दिन अपने रिश्ते को फाइन ट्यून करने का निर्णय लेते हैं ना, तब वे सिर्फ एक साथ जीवन नहीं बिताते, वे एक दूसरे के साथ इवॉल्व होते हैं, मैच्योर होते हैं और एक हायर वर्जन ऑफ रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। और हमारे जीवन में सबसे बड़ी गलतफहमियां क्या होती है जानते हैं? आप मुझे समझते क्यों नहीं, तुम मुझे समझती क्यों नहीं, मैं ही हमेशा क्यों एडजस्ट करूं, तुम पहले जैसे नहीं रहे, आप पहले जैसे नहीं रहे। ये सब गलतफहमियां हैं। सच्चाई क्या है जानते हैं? कोई भी इंसान बदलता है और रिश्ता भी इवॉल्व होता है। तो समाधान कहां है? संवाद में, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। यह हो बात करने से, लेकिन सही समय पर, शब्दों का चयन सावधानी से करके, आरोप नहीं, अनुभव साझा कीजिए, अप्रिसिएशन सिस्टम, छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहिए। सराहना रिश्तों का फ्यूल है, ईंधन है। उस इमोशनल बैंडविड्थ को समझिए। हर व्यक्ति की सहन शक्ति अलग होती है, किसी के लिए छोटी बात बड़ी हो जाती है। और बच्चों के साथ रिश्ता जानते हैं, जो भविष्य की नींव होती है। बच्चे केवल सुनते नहीं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर घर में सम्मान है तो बच्चा रिस्पेक्टफुल बनेगा, झगड़ा है तो बच्चा एग्रेसिव बनेगा, प्यार है तो बच्चा सिक्योर बनेगा। तो इसमें माता पिता की भूमिका क्या होती है? आपको ऑथोरिटी नहीं, गाइडेंस, गाइड बनिए। कंपैरिजन नहीं, इंकरेजमेंट दीजिए। कंट्रोल नहीं, कनेक्शन बनाइए। क्योंकि बच्चे को परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए, उन्हें प्रेजेंट पेरेंट चाहिए। और रिश्ते में ईगो, ये जानते हैं सबसे बड़ा वायरस है। रिश्ते टूटते नहीं हैं, ईगो इन्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। मैं क्यों झुकूं, गलती मेरी नहीं है, यही सोच रिश्ते को खत्म कर देती है। आप जानते हैं ईगो क्या है? मनोविज्ञान में ईगो का अर्थ केवल घमंड नहीं है,
बल्कि सेल्फ आइडेंटिटी, स्व परिचय और सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। जब भी हमें लगता है कि हमारी पहचान, सम्मान या नियंत्रण खतरे में है तो ईगो सक्रिय हो जाता है। अगर सरल और सहज शब्दों में मैं कहूं तो ईगो मैं सही हूं को बचाने की जो आंतरिक प्रणाली है, यही ईगो है। और ये ईगो हमारे रिश्ते को कैसे धीरे धीरे खत्म करता है जानते हैं? थ्रेट रिस्पॉन्स एक्टिवेशन कहते हैं। जब पार्टनर कुछ ऐसा कहता है जो हमें गलत या कमजोर दिखाता है तो हमारे मस्तिष्क का इमोशनल सेंटर एमिग्डाला एक्टिवेट हो जाता है और शरीर इसे अटैक की तरह इंटरप्रेट करता है, और जिसके परिणाम होते हैं डिफेंसिवनेस, एंगर, विड्रॉल। और अब बातचीत समाधान की नहीं, सेल्फ डिफेंस की हो जाती है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जो सोच की विकृति है, ईगो सक्रिय होने पर हमारी सोच डिस्टॉर्टेड हो जाती है। मैं हमेशा सही हूं, तुम हमेशा गलत हो, तुम मुझे समझते ही नहीं। ये सब क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग पैदा करता है, जिसके परिणाम होते हैं समस्या छोटी होती है, परसेप्शन उसे बड़ा बना देता है और कन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है। यही है लिसनिंग ब्रेकडाउन। ईगो का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि एक्टिव लिसनिंग को खत्म कर देता है। व्यक्ति सुनता नहीं है, सिर्फ जवाब देने के लिए इंतजार करता है, और जिसके परिणाम होते हैं कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्युमुलेशन, इमोशनल डिस्टेंस बिल्डअप। बार बार ईगो क्लैशेस होने पर ट्रस्ट कम होता है, ओपननेस खत्म होती है और इमोशनल इंटीमेसी घटती है। इसे साइकोलॉजी में इमोशनल विड्रॉल कहा जाता है, और यह साइलेंट किलर है। रिश्ता बाहर से चलता दिखता है और अंत में खत्म हो जाता है। मैं क्यों झुकूं? यह सोच कितना खतरनाक है जानते हैं? यह वाक्य सुनने में आपको लगेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा लगता है, लेकिन अक्सर यह होता है ईगो ड्रिवन रिजिडिटी, कठोरता। और इससे समस्या क्या होते हैं जानते हैं? दोनों लोग रिजिड हो जाते हैं, कोई भी पहला कदम नहीं उठाता। दो रिजिड स्ट्रक्चर्स टकराते हैं, फ्रैक्चर निश्चित है। गलती मेरी नहीं, ब्लेम गेम हो जाता शुरू। और इसके प्रभाव जब फोकस सॉल्यूशन से हटकर ब्लेम पर आ जाता है ना, तो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है, ग्रोथ रुक सी जाती है, और साइकोलॉजी में इसे एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, जिसके परिणाम वही कन्फ्लिक्ट्स बार बार रिपीट होते हैं। और ईगो, जैसा मैंने बात किया, ये रिलेशनशिप वायरस है, सिस्टम फेलर मॉडल। अगर हम इसे सिस्टम पर्सपेक्टिव से देखें तो कम्युनिकेशन ईगो के वजह से डिस्टॉर्शन हो जाते हैं, ट्रस्ट इसमें इरोजन आ जाते हैं, ईगो का प्रभाव जब आता है, रिस्पेक्ट ये डैमेज हो जाते हैं, और इमोशनल सेफ्टी कोलैप्स हो जाते हैं, और धीरे धीरे पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो समाधान क्या है? ईगो से ऊपर उठने का प्रोफेशनल मॉडल क्या है? तो जीतने से निभाने की ओर शिफ्ट। रिलेशनशिप कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन है। अगर आप जीत गए, रिश्ता हार गया। अगर रिश्ता बच गया तो दोनों जीत गए साथियों। यह माइंडसेट शिफ्ट क्रिटिकल है, पर हमें रिश्ता जीतना नहीं, निभाना होता है। निभाना नहीं, रिश्ता को जीना होता है। मैं से हम आइडेंटिटी अपने को रिफ्रेम करना होता है। ईगो इंडिविजुअल आइडेंटिटी को पकड़ कर रखता है, रिलेशनशिप शेयर्ड आइडेंटिटी बनाता है। और यहां प्रैक्टिकल शिफ्ट करना है, तुम वर्सेस मैं, हम वर्सेस समस्या। इससे कन्फ्लिक्ट पर्सनल नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज बन जाता है। ये इमोशनल रेगुलेशन डेवलप कीजिए। जब भी ट्रिगर हो तुरंत रिएक्ट ना करें, पाउज लें, थोड़ा समय लें, लंबा सांस लें। प्राणायाम मैं सिखाता हूं ना, योग प्राणायाम, वो थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, सोचकर रिस्पॉन्ड कीजिए। इसमें दिमाग का एग्जीक्यूटिव सेंटर जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये आपको मदद करेगा। यही मैच्योरिटी की पहचान है। और चौथा टिप्स है वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट कीजिए। वल्नरेबिलिटी क्या है जानते हैं? इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग इजीली हर्ट, डैमेज्ड और अटैक्ड, आइदर फिजिकली और इमोशनली। इसे हिंदी में कहते हैं दुर्बलता, नाजुकपन।
जैसे हम बोलते हैं ये वीक पासवर्ड इज ए सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, यानी कि अगर कमजोर पासवर्ड रखेंगे तो कोई भी क्रैक कर लेगा और आपका नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करने का अर्थ है अपनी भावनाओं, डर, असुरक्षाओं और सीमाओं को बिना बचाव, डिफेंसिवनेस के ईमानदारी से व्यक्त करना। और मनोवैज्ञानिक रूप से यह इमोशनल ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट बिल्डिंग का आधार है। और जब हम अपनी वास्तविक स्थिति साझा करते हैं तो सामने वाला उसे बेहतर समझ पाता है, जिससे कनेक्शन गहरा होता है। और शोध दर्शाते हैं कि वल्नरेबिलिटी भावनात्मक निकटता, इंटीमेसी और रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन को बढ़ाती है। हालांकि यह जोखिमपूर्ण लगता है, पर यही ओपननेस रिश्ते को सुरक्षित और मीनिंगफुल बनाती है। वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है, बल्कि रिलेशनल स्ट्रेंथ और मैच्योरिटी का संकेत है। ईगो वल्नरेबिलिटी से डरता है, लेकिन रिश्ते वल्नरेबिलिटी पर ही टिके होते हैं। मुझे दुख हुआ कहना, मैं समझ नहीं पाया स्वीकार करना, यह कनेक्शन को डीपेन करता है। ईगो शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन करता है। यह आपको राइट बना सकता है, लेकिन रिश्ता रॉन्ग कर देता है। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग गलत होते हैं, रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग सही साबित होने में लग जाते हैं। और जब आप मैं क्यों झुकूं, हम कैसे बचें पर आ जाते हैं, तभी रिश्ता बचता नहीं बल्कि और मजबूत होता है। और समाधान है, जीतने को नहीं, निभाने की कोशिश कीजिए। मैं से हम की यात्रा कीजिए। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। हम रिश्ता एक्सपेक्टेशन से, हर रिश्ता भरा होता है साथियों। पति चाहता है समझ, पत्नी चाहती है सम्मान, बच्चे चाहते हैं समय। लेकिन जब एक्सपेक्टेशन रियलिटी से टकराती है तब फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। एक्सपेक्टेशन को कम्युनिकेट कीजिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को आइडेंटिफाई कीजिए और माफ करना सीखिए। रिश्तों का ये हीलिंग मैकेनिज्म है। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, गलतियां होंगी। सवाल यह नहीं है कि गलती होगी या नहीं, सवाल यह है कि आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। ये फॉरगिवनेस का महत्व तो जानते हैं, ये हमारे दिल को हल्का कर देता है, रिश्ते को नया जीवन देता है। और बैलेंस यहीं छिपा हुआ है, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती क्या है जानते हैं? अक्सर लोग कहेंगे वर्क लाइफ बैलेंस, बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है। अगर आप सिर्फ काम में व्यस्त है ना तो परिवार छूट जाएगा, और अगर सिर्फ परिवार में है तो ग्रोथ रुक जाएगी। चलिए अब चुनाव कर लीजिए। तो समाधान क्या है? समय का कॉन्शियस एलोकेशन, क्वालिटी टाइम, नॉट जस्ट क्वांटिटी। घर पर भी आए और मोबाइल में ही लगे हुए हैं, ईमेल देख रहे हैं और प्रोफेशनल काम, बिजनेस से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए लाया हूँ रिश्तों को प्रगाढ़ता, मधुर बनाने के लिए 5 गोल्डन प्रिंसिपल। जो पहला है, ट्रस्ट डीपली, गहरा विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास रिश्तों की नींव होती है। इसका अर्थ है सामने वाले की नीयत, शब्दों और व्यवहार पर भरोसा करना। शंका कम और भरोसा अधिक रखें। निरंतरता, ईमानदारी और पारदर्शिता से विश्वास बनता है और टिकता है, और इसी से हमारे रिश्ता सुरक्षित और अस्थिर महसूस होते हैं। जो दूसरा उपाय है साथियों, कम्युनिकेट क्लियरली, स्पष्ट संवाद रखें। इसका मतलब यह हुआ कि अपनी बात जो है ना, दिल की बात, ईमानदारी, गरिमा और सम्मान के साथ रखना, और सामने वाले को ध्यान से सुनना बिना जजमेंटल हुए। अनुमान लगाने से बेहतर है पूछना और समझना। अनुमान मत लगाइए, वो गलत भी हो जाएगा, गलतफहमी को पैदा करेगा। इसमें सही शब्द, सही समय, सही भाव से बातचीत अगर हम करते हैं तो यह हमारी गलतफहमियों को कम नहीं करता, समाप्त करता है, और संबंध भी मजबूत होते हैं। जो तीसरा उपाय है यह है रिस्पेक्ट जेन्युइनली, सच्चा सम्मान दें। सम्मान का अर्थ है सामने वाले की भावनाओं, उनके विचारों और व्यक्तित्व को स्वीकार करना। अहमियत के आपके कई बार हो सकते हैं कि आप में डिसएग्रीमेंट हो, असहमति हो, इसके बावजूद भी आदर बनाए रखना जरूरी होता है।
क्योंकि जब व्यक्ति को महत्व और गरिमा मिलती है ना साथियों, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और रिश्ता अस्थायी और संतुलित बनता है। जो चौथा उपाय है, एडजस्ट वाइजली, समझदारी से समायोजन करें। हर रिश्ता समझौता नहीं बल्कि संतुलित और समायोजन पर चलता है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना और बड़ी बातों पर संवाद करना जरूरी होता है। अपनी गरिमा और सीमाओं को बनाए रखते हुए लचीलापन दिखाना, यह हमारे परिपक्वता, चरित्र की परिपक्वता का संकेत है, जिससे टकराव कम और सहयोग बढ़ते हैं। पांचवा और अंतिम जो मैं बताऊंगा उपाय, यह है लव अनकंडीशनली, निस्वार्थ प्रेम कीजिए। इसका अर्थ है बिना शर्त स्वीकार करना, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, न कि हर गलती को सही ठहराना। इसमें अपेक्षाएं कम और अपनापन अधिक होता है। सच्चा प्रेम कठिन समय में भी साथ देता है, माफ करना सिखाता है और रिश्ते को गहराई व स्थायित्व प्रदान करता है। मैं साथियों एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करूंगा। एक बुजुर्ग दंपति जो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे मैं पूछा कि आपका रिश्ता 50 साल कैसे चला। 50 मैरिज एनिवर्सरी वो मनाने गए थे, हम आमंत्रित थे उसमें। तो उन्होंने मुस्कुरा कर क्या कहा जानते हैं? बेटा, हम उस समय के लोग हैं जब चीजें खराब होती थी ना, उन्हें फेंका नहीं जाता था बल्कि उन्हें ठीक किया जाता था। तब मेरे मस्तिष्क में आया कि आज जो यूज एंड थ्रो वाला प्रिंसिपल है ना, ये अगर रहेगा तो 50 साल नहीं चलेगा, 2-4 साल में दम टूट जाते हैं। तो साथियों, रिश्ते बनाना आसान है, निभाना कठिन है और समझना सबसे कठिन है। विश्वास से रिश्ता शुरू होता है, बर्दाश्त से रिश्ता चलता है और प्रेम से रिश्ता अमर हो जाता है। साथियों, आज एक निर्णय लीजिए, शिकायत कम करेंगे, संवाद ज्यादा करेंगे, ईगो कम करेंगे, एम्पैथी को बढ़ाएंगे, पुरानी बातों को, खासकर उनके कमियों को नहीं उन्हें सुनाएंगे और अपना जो अपमान करने वाली बात है, मजाक के जरिए, टॉन्ट के जरिए, जो उनके लिए प्रिय है, ये बात को हम जान रहे हैं, इसे मजाक में भी नहीं करेंगे। और जब भी रिश्ते टूटने लगे ना, तो खुद से एक सवाल पूछिएगा, मैं सही हूं या रिश्ता ज्यादा जरूरी है? अगर जवाब रिश्ता है तो यकीन मानिए समाधान मिल जाएगा। आज हमने रिश्ते को सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि उन्हें समझा, डिसेक्ट किया और एक इंजीनियर्ड सिस्टम की तरह डिकोड किया। हमने देखा कि विश्वास, ट्रस्ट केवल एक भावना नहीं है बल्कि वह फाउंडेशन है जिस पर पूरा रिश्ता खड़ा होता है। संवाद, कम्युनिकेशन वह कनेक्टिविटी है जो दो दिलों और दो दिमागों को सिंक्रोनाइज करता है। सम्मान, रिस्पेक्ट वह स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है जो रिश्ते को टूटने से बचाता है। और बर्दाश्त, टॉलरेंस वह शॉक ऑब्जर्वर है जो हर झटके को ऑब्जर्व करके रिश्ते को टिकाए रखता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इंसाइट क्या है जानते हैं? रिश्ते वंस बिल्ट फॉरएवर स्टेबल सिस्टम नहीं होते, वे कंटिन्यूअस मेंटेनेंस और रिकैलिब्रेशन मांगते हैं। आज के समय में रिश्ते इसलिए नहीं टूट रहे हैं कि उनमें प्यार नहीं है, बल्कि इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि मेंटेनेंस नहीं है, इमोशनल स्किल नहीं है और सबसे बड़ी बात अवेयरनेस नहीं है। जब हम रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो एक इंजीनियर जैसी सोच, एनालिटिकल माइंडसेट हमें चाहिए। हमें बेहद संतुलित और प्रभावी दृष्टिकोण देती है। जरा कल्पना कीजिए, यदि किसी स्ट्रक्चर में एक छोटा सा क्रैक दिखाई देता है तो एक प्रोफेशनल इंजीनियर उसे नजरअंदाज नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि अभी तो कुछ खास नहीं हुआ, समय के साथ ठीक हो जाएगा, बल्कि वह शांत मन से उस क्रैक का एनालिसिस, विश्लेषण करता है, यह समझने के लिए कि इसकी जड़, रूट काउज क्या है। इसके बाद अगला कदम होता है सिस्टमेटिक रिपेयर, संगठित सुधार। और यह केवल सरफेस को ठीक नहीं करता बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि अंडरलाइंग इशू भी पूरी तरह रिजॉल्व हो जाए, ताकि वही समस्या रिकरेंस दोबारा उत्पन्न ना हो। उसके लिए प्रिवेंटिव, करेक्टिव सारे एक्शन लिए जाते हैं। और यही एक अनुभवी इंजीनियर की सोच और भी परिपक्व हो जाती है। वह सिर्फ वर्तमान समस्या को हल करने तक सीमित नहीं रहता बल्कि भविष्य में भी ऐसे किसी फेलर को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स, जो निवारक उपाय हैं, इसको भी लागू करता है। यानी
वह सिस्टम को पहले से और अधिक मजबूत और रिजिलियंट बनाता है। ठीक इसी प्रकार साथियों, जब हम रिश्ते को देखते हैं तो उनमें आने वाले छोटे छोटे क्रैक्स, जैसे कि गलतफहमियां, कम्युनिकेशन गैप या इमोशनल डिस्टेंस, उन्हें नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है। एक परिपक्व और सजग व्यक्ति उन संकेतों को गंभीरता से लेता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है, खुले संवाद के माध्यम से सुधार करता है और फिर भविष्य में वही स्थिति दोबारा ना आए, इसके लिए अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में आवश्यक जो जरूरत है, मैंडेटरी बदलाव लाता है। इस दृष्टिकोण का सार यही है कि समस्याओं से बचना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें समझना, सुधारना और उनसे सीखना ही वास्तविक परिपक्वता है। और जब हम अपने रिश्तों के प्रति यह जिम्मेदारी और सजगता विकसित कर लेते हैं ना, तो न केवल हम उन्हें टूटने से बचाते हैं, बल्कि उन्हें पहले से और अधिक मजबूत, अस्थिर और दीर्घकालिक बना पाते हैं। यही अप्रोच रिश्तों में भी चाहिए। अब सवाल यह नहीं है कि रिश्ता परफेक्ट है या नहीं, असली सवाल तो यह है कि क्या मैं इस रिश्ते को समझदारी से सस्टेन कर रहा हूं। रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स सीखिए, एक्सपेक्टेशन नहीं, कम्युनिकेशन बढ़ाइए, ईगो नहीं, एम्पैथी की जगह दीजिए, और सबसे जरूरी, रिश्ते को टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम इस सबसे बड़ा मेंटेनेंस टूल है। याद रखिए, क्रैक्स हर रिश्ते में आते हैं, यह आना स्वाभाविक है, लेकिन वही रिश्ते टिकते हैं जहां लोग क्रैक को छुपाते नहीं, बल्कि उन्हें ठीक करते हैं। जब अगली बार आपके रिश्तों में कोई समस्या आए ना साथियों, तो उसे प्रॉब्लम मत समझिए, उसे एक सिग्नल समझिए कि अब मेंटेनेंस का समय आ रहा। जैसे हमारी गाड़ी की आवाज़ चेंज हो जाता है ना, सर्विसिंग कराते हैं। रिश्ते बनाना एक शुरुआत है, उन्हें निभाना एक जिम्मेदारी होती है, और उन्हें जीवन भर टिकाए रखना एक कला भी है और एक विज्ञान भी। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, हृदय की गहराई से आप सबों का आभार प्रकट करता हूं कि इतने लंबे वीडियो में आप अंतिम तक अभी तक बने हुए हैं। यह हमारे कंधे पर एक भार है, जो कि मैं और बेहतर वीडियो बना के इसी तरह की वीडियो लाऊंगा। अगर लिविंग हैप्पीली को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात का, अवश्य सब्सक्राइब करें और इन बातों को एकांत में अपने जीवन साथी के साथ, जीवन संगिनी के साथ सुनिए और महसूस कीजिए कि कहाँ कोई कमी है। आप ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हैं मैरिड लाइफ को, क्योंकि ग्रांटेड से फिर आप मिस आउट होंगे मेंटेनेंस से। मैं आप सबों से विनम्र आग्रह करता हूं, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन पुश करें। इसके साथ ही मैं यही शुभकामनाएं देता हूं कि आपके तमाम रिश्ते मजबूत हों, संतुलित हों और अस्थायी सदा के लिए बने रहें। आप सभी के जीवन में प्रेम, समझ, संतुलन सदैव बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।